सिने इंक पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं सिने इंक पॉडकास्ट सीरीज लवलीन मुकेश। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लवलीन कक्कड़ और मुकेश कक्कड़ दोनों ने एक साथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन की और एक लंबे अरसे तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जिम्मेदार पोजीशंस पर काम किया। अब रिटायरमेंट के बाद दोनों लंदन में रहते हैं और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हर हफ्ते देश विदेश और दूसरे सामाजिक विषयों पर चर्चा करते हैं। लवलीन मुकेश। नमस्कार, आदाब, हेलो, मैं हूँ लवली और मैं हूँ मुकेश। इस एपिसोड में मैं सोच रही थी मुकेश कि ये जो एक इंटॉलरेंस सा दिख रहा है इस दुनिया की एक बीमारी से निकल के आ रही है, इंटॉलरेंस पे बात की जाए। हाँ, ये तो हमेशा से था कि जो भी एक कंट्री के अंदर लोग हैं वो अलग अलग धाराओं के बारे में सोचते हैं और लोग जो हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट देते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कभी नहीं था कि एक कंट्री के अंदर ही एक इंटरनल वॉरफेयर सी छिड़ी हो। हाँ, ये इनफैक्ट यूके के कॉन्टेक्स्ट में तो आई थिंक हम लोगों ने ये बड़ा क्लियरली उस समय देखा था जिस समय सारी ब्रेक्सिट का जो झगड़ा चला, तो द प्रो ब्रेक्सिटियर्स एंड द एंटी ब्रेक्सिटियर्स में से तो बिल्कुल तलवारें सी जैसे निकली हुई थी। हाँ, सारी पूरी पॉपुलेशन जो थी वो बीच में से डिवाइडेड थी। इनफैक्ट इवन फैमिलीज वेर डिवाइडेड राइट इन द मिडल। आई नो, एंड लोग ये कहा करते थे कि सब डिनर टेबल पे बैठ के ही इस बात को लेके झगड़े हो जाते थे, क्योंकि एक ही परिवार के दो सदस्य जो थे वो एक दूसरे की बात से मतलब की राय से बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होते थे। एंड उसके बाद जो सारी दुनिया ने नज़ारा देखा about intolerance of the other was in the US, जिस समय ट्रंप की इलेक्शंस होनी थी। हाँ, ट्रंप ने जो भी अपनी पॉलिसीज जिस तरीके से आगे बढ़ाई तो उन्होंने पूरी पॉपुलेशन को टोटली इस तरीके से डिवाइड कर दिया जैसे कि कोई इंटरनल वॉर छिड़ी हुई हो आपस में। अंत में तो जैसे लोगों ने कैपिटल हिल के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया, ये जो एक बीमारी है आई थिंक ये बहुत सी कंट्रीज में दिख रहा है। इनफैक्ट हिंदुस्तान में तो बड़ा क्लियरली निकल के आ गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है हमारा और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ दो चार प्रिंसिपल्स बड़ी क्लियरली लेड डाउन है। जैसे एक अमूमन जस्ट टू एक्सप्लेन कि एक फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है कि भाई सेंटर में भी इलेक्शंस होती हैं, स्टेट में भी इलेक्शन होती हैं, और इसी का एक दूसरा हिस्सा है कि वी आर डेमोक्रेसी है और मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो मतलब डिफरेंट पार्टीज डिफरेंट स्टेट्स में सरकारें बना सकती हैं और सेंटर का सरकार किसी अलग ही पार्टी की भी हो सकती है। मल्टी पार्टी फेडरल स्ट्रक्चर में हम एक दूसरे के साथ मिलकर अपने डिफरेंसेस को सॉर्ट ऑफ सुलझाते हुए, कुछ थोड़ा सा रास्ता आप दें, थोड़ा सा रास्ता हम देते हैं, मिलके आप प्रॉब्लम्स का रिजॉल्व करें, ये एक सोच थी। बट अब ये हम देखते हैं कि इस और इंटॉलरेंस बढ़ गया है। हमारी सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा डिसेंशंस आ गए हैं। रिलीजियस डिसेंशंस तो एकदम से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। और मैं सोचती हूँ कि जिस समय हम पढ़ा करते थे, वी वर ग्रोइंग अप, तो पीपल वर स्टिल फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन्स एंड वर्शिपिंग देयर गॉड्स इन डिफरेंट वेज, बट इतना इंटॉलरेंस शायद नहीं था। तो किसी भी देश के लिए ये बहुत एक अच्छा रूट नहीं रहता कि जब when we lose the respect for the other, because we have to understand one thing that we are at some level same human beings, कि हम सबकी दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, दो कान हैं, लेकिन हम सब दिखते अलग हैं, हमारे रंग अलग हैं, हमारे रिलीजियस व्यूज़ अलग हो सकते हैं, हमारे पॉलिटिकल व्यूज़ अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम मिलजुल कर नहीं रह सकते। हम लोगों को पढ़ाया जाता था, बताया जाता था दैट टॉलरेंस ऑफ डिसेंट इज़ द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन मैं तो इसको और आगे ले जाके कहूँगा कि सिर्फ टॉलरेंस ही नहीं बल्कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिसेंट इज़ द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे अगर हम बातचीत करें तो हम पूरा एपिसोड ही इसको दे सकते हैं। लेकिन एक हमारे आप लोगों ने, सुनने वालों ने शायद नोट किया होगा कि एक काइंड ऑफ अ रनिंग थीम इन मोस्ट ऑफ आवर एपिसोड्स हैज़ बीन इकोनॉमिक डिफरेंसेस ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो हैं और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, ये सारे दूसरे डिसेंशंस को और 10 गुना बढ़ा देती है आगे।
इसलिए इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के ऊपर बात करना ज़रूरी है। क्योंकि एक चीज़ मैं रिलीजियस डिफरेंसेस पे भी जैसे और उसको इकोनॉमिक से जोड़ना चाह रही थी कि भाई जहाँ आपकी इकोनॉमिक स्टेटस बेहतर हो जाता है और तो उसमें रिलीजियस डिफरेंसेस भी हम देखते हैं कि कम हो जाते हैं, कि जो अपर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी है वो कम डिवाइड होती है रिलीजियस लाइंस पे, बट जो इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वहाँ पे ये डिफरेंसेस एक्सप्लॉइट करना या हाईलाइट करने में भी और आसानी होती है। तो इसेंशली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि अगर ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज ब्रिज हो जाएं तो हो सकता है कि बाकी चीज़ों में भी हमें थोड़ा सा टॉलरेंस आने लगे। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि देश ने हमारा जीडीपी जो है वो पिछले 20 सालों में कई गुना बढ़ गया। लेकिन जब जीडीपी बढ़ता है तो ऐसा नहीं हुआ कि जो हमारी जो लोअर इनकम वाली हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी इनकम भी उतनी ही बढ़ गई हो, ऐसा नहीं हुआ। अब एक्चुअली अक्सर लोग ये कहते हैं, मैंने सुना है कुछ लोगों ने मुझसे भी ये सवाल किया है कि भाई देखिए हमारी इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई और हम दुनिया के वर्ल्ड के 4th या 5th या जाने कितनी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, तो पीपल टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दिस। सो बट द पॉइंट इज़ कि जब आप हिंदुस्तान जाते हैं और आप हिंदुस्तान को देखते हैं, यू रियलाइज़ कि ये इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है तो इतनी गरीबी क्यों? हाँ, इतनी गुर्बत क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो बढ़ोतरी हुई जीडीपी के अंदर उसका एक बहुत डिस्प्रपोर्शनेट पार्ट जो है वो ऑलरेडी जो अमीर हैं या वेल ऑफ हैं उनके पास चला गया। इसी को इनकम इनइक्वालिटी कहते हैं, इनकम डिस्पैरिटी कहते हैं। हाँ। अब 2000 और 2019 के बीच में देखें, जिसकी की स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं, तो इसमें करीब 4 से 5 गुना हमारी जीडीपी बढ़ गई। which because it's a large country, that's a very big amount. It's a big amount. लेकिन एक्चुअली देखें कि इसमें इनइक्वालिटी कम हुई कि बढ़ी, तो दिखाई देता है कि इनइक्वालिटी हमारी बढ़ गई। तो एक जीडीपी बढ़ रही है तो उसके साथ इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए थी। हाँ। लेकिन बजाय कम होने के वो बढ़ गई। तो इसी में ये जो इनकम इनइक्वालिटी है, इसको जब इकोनॉमिस्ट देखते हैं तो उसका एक तरीका है, वो एक जीनी कोएफिशिएंट कहते हैं। अब ये छोड़ दीजिए कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उसमें यह है कि 100% अगर जीनी कोएफिशिएंट है तो इसका मतलब है कि पूरी इनइक्वालिटी है, और अगर 0% है तो पूरी इक्वालिटी है। तो उसके बीच में अगर कोई फिगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि देश में इनइक्वालिटी बढ़ रही है। अच्छा। अब 2014 में ये जीनी कोएफिशिएंट जो था ये करीब 34% था इंडिया में। हाँ। और 2018 में ये 48% हो गया। मतलब कुछ ही सालों में, तो ये 4 से 5 सालों में हाँ। ये करीब 15% इनइक्वालिटी कंट्री के अंदर बढ़ गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस समय जीडीपी भी बढ़ रही थी उस समय ये जिनी कोएफिशिएंट जो भी आप शब्द यूज कर रहे हैं, जो इनकम डिस्पैरिटी को बताती है, वो भी बढ़ रहा था। इसी अब इसी को आप और तोड़ के देखें, इनकम को लीजिए तो 2019 में जो कंट्री के टॉप 1% लोग जो मल्टी मिलियनियर्स मल्टीजिलियनियर्स कहलाते हैं, वो पूरी कंट्री की 21% इनकम अर्न कर रहे थे। अगर हम उसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, टॉप 10% को देखें जिसमें बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो वो 56% इनकम अर्न कर रहे थे। और अगर नीचे के तबके को देखें तो जो नीचे के 10% थे वो उन बेचारों ने केवल 3.5% इनकम अर्न की पूरी कंट्री की। तो आप खुद ही देख लीजिए कि किस कदर इनकम इनइक्वालिटी इवन 2019 में इंडिया में। अब इस पे थोड़ा सा मैं सोचती हूँ वी नीड टू टॉक एंड ब्रेक डाउन दिस फिगर अ लिटिल बिट, कि सोचने वाली बात है कि मैं कतई ये नहीं कहना चाह रहे हैं दैट वी आर अगेंस्ट क्रिएशन ऑफ वेल्थ। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आप देखिए कि सन 2000 से तो जिस तरीके से इंडिया ने बिलियनियर्स और मल्टी मिलियनियर्स ऐड किए, तो कमाल ही है। इंडिया में तो इस वक्त लगभग 120 से ज्यादा बिलियनियर्स हैं। तो हम इसके खिलाफ कतई नहीं है कि बिलियनियर्स ना बढ़े या मल्टी मिलियनियर्स ना बढ़े। वो बढ़ेंगे तो अच्छा है क्योंकि उससे जॉब क्रिएशन होगा। लेकिन वी आर ओनली कंसर्न अबाउट इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी। अब हमने इनकम की बात की थी, आप वेल्थ की भी देखिए कि जो टॉप के 10% रिच हैं हिंदुस्तान में, वो करीब
81% टोटल वेल्थ ओन करते हैं कंट्री की। इतनी बड़ी तादाद ऑफ इनकम जो है वो केवल इन्हीं के पास रहेगी, तो जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है वो तो फिर बड़ी कठिन इसी पोजीशन में आ जाते हैं। ना केवल वो कठिन है, बल्कि रिसर्च ये दिखाती है कि अगर बहुत ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी होगी तो कंट्री की ग्रोथ भी पीछे रह जाएगी। भले ही कितने बिलियनर्स क्यों ना ऐड हो जाएं, भले ही कितने मल्टी मिलियनर्स क्यों ना ऐड हो जाएं, लेकिन जब आपने देखा कि 10% के पास 81% है तो और बाकी 90% के पास केवल 19% ही है, तो ऑब्वियसली वो जो है वो देश को पीछे कर रहे हैं, पीछे खींच रहे हैं, वो पीछे घसीट रहे हैं, तो देश की ग्रोथ तो अपने आप कम हो जाएगी। सो ऑब्वियसली जितनी आपकी जो जीवन के जो वेलबींग के तरीके जिनको हम मानते हैं कि अगर आपके पास अपना घर है या आप अच्छा पेट भर के 3 वक्त का खाना खा लेते हैं या आपके पास 5 जोड़ी कपड़े से ज़्यादा है या आपके पास अपनी व्हीकल है, 2 व्हीलर है या कुछ भी है, तो ये सारी चीज़ें जो या आपके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो इन सब नीड्स को मीट करने के लिए आपको के पास पैसा होना तो ज़रूरी है, होना ज़रूरी है, पैसा तो होना। और अगर 90% लोग, ऑफकोर्स ये ऐसा नहीं है कि सारे के सारे 90% लो इनकम है, वी ऑल्सो हैव अ फेयरली लार्ज मिडिल इनकम ग्रुप ऑल्सो, तो विच अगेन ओनली हाईलाइट्स द पॉइंट कि जो लो इनकम ग्रुप है वो बहुत बड़ी तादाद है। इट्स अ वेरी लार्ज परसेंटेज। अगर हम उसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट 50% भी मानते हैं तो 140 करोड़ लोगों की 50% लोगों की इनकम जो है वो डेफिनेटली बहुत लो लेवल पर है, और उनकी एबिलिटी टू परचेज द थिंग्स दैट दे नीड टू मेक देयर लाइफ कंफर्टेबल विल ऑलमोस्ट नील। हाँ, अब इसी चीज को हम दूसरे परिप्रेक्ष्य से देखेंगे अब जब हम लौट के आए। आप सुन रहे हैं सिने इंक पॉडकास्ट सीरीज लवलीन मुकेश। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 2 बेहद अनुभवी फॉर्मर ऑफिसर्स, वाइफ एंड हस्बैंड डुओ लवलीन कक्कड़ और मुकेश कक्कड़ की एक दूसरे के साथ बातचीत। ये सीरीज दुनिया के सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी मौजूद है। Please check our website cineinc.com. हमने कहा कि हम इसी इनकम इनइक्वालिटी को अब इस परिप्रेक्ष्य से देखेंगे कि लोग जो हैं वो सामान और सर्विसेज को खरीदने में कितने सक्षम हैं। इसको जनरल उसमें एक प्राइस लेवल कहा जाता है कि इंडिया का प्राइस लेवल जो है वो यूके के और ब्रिटेन के प्राइस लेवल से कम है, मतलब कि इंडिया रिलेटिवली एक चीपर है, सस्ता। कि आपको वहाँ पे कोई सामान खरीदना हो, कोई सर्विसेज खरीदनी हो तो इंडिया में उसी सर्विस की कीमत कम है, और यूके में, यूएस में, डेवलप्ड वर्ल्ड में उसकी कीमत ज़्यादा है। तो अब इसको आप ये सोचिए कि ये चीज़ जो है ये अच्छी है या बुरी है। बिफोर वी से कि ये अच्छी है कि बुरी है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो ये बात जो आपने पूछा कि अच्छा है कि बुरा, ये मेरे ख्याल सुनने वालों को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जैसे हम अगर ये कहते हैं कि मान लीजिए आपको हम सर्विस से जोड़ते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके घर में नल लीक हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप किसको बुलाएंगे? आप एक प्लम्बर को बुलाएंगे, है ना? तो आप सिटी में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई में या कहीं बड़े शहर में रहते हैं, तो आप प्लम्बर को बुलाते हैं। तो समझ लीजिए नल का वॉशर खराब हो गया, उस वॉशर को बदलने में वो कितने पैसे लेगा? वो 100 रुपये नहीं, मैं तो कहती हूँ 500 रुपये दे। 500 तो सवाल ही नहीं है, 100-150 रुपये के अंदर, क्योंकि 10 मिनट का काम है। आप कहेंगे तो 10 मिनट का काम है, 100 से लेकर 500 रुपये आपने कितना भी दे दिया। यही काम अगर आपको लंदन में करवाना है तो आप कितना देंगे? जो सर्विस प्रोवाइडर था, जो प्लम्बर था, अब आप उसके नज़रिए से देखिए। उसकी नज़रिए से ये है कि जो इंग्लैंड का जो लो वेज अर्नर है उसकी इनकम इतनी है कि वो अपनी बेसिक नीड्स आराम से मीट कर सकता है। लेबर रेट हाई होने से उसको फायदा हुआ, हमें भले ही नुकसान हुआ, हम जो अफोर्ड कर सकते हैं। और इसी चीज को अगर आप इंडिया में वापस ले जाइए तो क्या हुआ? जो मैंने पहले सवाल पूछा था, किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है, तो ऑब्वियसली जो वेल ऑफ लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है,
कि जो भी लाख रुपए प्रति माह या उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने जो है वो 100 रुपया दिया या 150 रुपये दिया या 200 रुपया दिया या 250 रुपये दिया। लेकिन जिस आदमी ने अपनी सर्विसेज दी हैं उसको बहुत फ़र्क पड़ता है कि अगर उसे 200 रुपये मिले या उसे 1000 रुपये मिले। तो ये लेबर रेट जो है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द एंटायर डिस्कशन ऑन इनकम इनइक्वालिटी। अब इसको एक्चुअली अगर हम फिर छोटी सी उससे जोड़ते हैं कि अगर आप किसी नॉर्मल दिल्ली के या बड़े शहर के किसी, मान लीजिए किसी वेल्थी हाउस होल्ड की बात आप कर लीजिए जिनके पास लाख रुपए पर मंथ से ज़्यादा की इनकम है, तो उनके घर में 2 या 3 सपोर्ट स्टाफ तो अमूमन आ जाते हैं। और जो रिच फैमिलीज हैं उनके यहाँ तो और ज़्यादा लोग होते हैं। तो बट आप ये देखिए कि एवरेज इनकम आज भी किसी घर में काम करने वाला जो भोजन पकाता है, आपकी सेवा करता है या आपकी गाड़ी चलाता है या माली की तरह बगीचे में काम करता है, तो आप ऐसे छुट्टा काम करता है आपके घर में, ऐसे लोगों को आप मैक्सिमम, लेट्स टेक द मैक्सिमम 12 से 15,000 20,000 मैक्सिमम। तो आप एक मिनट को जरा सा उसके पर्सपेक्टिव से सोचिए कि जिस बंदे को 20,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, ये आवरली इनकम नहीं है, 20,000 रुपये पर मंथ है, और अगर आप मिनिमम एवरेज फैमिली, छोटी एवरेज फैमिली को लेके चलते हैं तो एक पत्नी या एक शौहर और कम से कम 2 बच्चे, हाँ, तो मैं अब ये भी नहीं कह रही कि परिवार बड़ा है या माता पिता को भी संभाल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ये नहीं, कम से कम 4 आदमी की तो फैमिली मान के ही चलिए, है ना। तो अगर आप 25,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और आपकी 4 लोगों की फैमिली है, तो आप अब जोड़ना शुरू करिए कि उसके खर्चे कितने हैं और किस किस चीज़ को उसको खरीदने में उसको पैसे चाहिए। उसे बच्चों के लिए कपड़े चाहिए, दवा चाहिए, स्कूल भेजना है और घर में रहना है, कुछ बिजली पानी का भी होगा। अब आपने तो ये उदाहरण जो दिया है डोमेस्टिक्स का दिया, लेकिन ये लो वेज अर्नर्स जो हैं, ये सारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इतना बड़ा है, इसमें डोमेस्टिक्स भी शामिल हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, इसमें आर्टिजन्स हैं, ये सारा जो सेक्टर है ये पूरा एक लो वेज अर्निंग, वेज क्या, इवन इनकम वाले भी जो फेरी लगाता है, सब्जी भाजी बेच रहा होता है, फल बेच रहा है, तो इन सब की जो इनकम लेवल्स हैं, वी रियली नीड टू थिंक कि इतनी ड्रामेटिकली लो इनकम्स हैं जिसमें अमूमन गुजारा करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और इसीलिए ये सारा इनकम इनक्वालिटी का जो मामला है ये इसीलिए फोकस में आ जाता है, क्योंकि हमारे जो लो वेज अर्नर्स हैं वो इतने ज़्यादा लो अर्नर्स हैं कि वो अपनी बेसिक नीड्स जो हैं उसको भी, इन स्पाइट ऑफ द लो प्राइस लेवल ऑफ इंडिया, उसको भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। बट थोड़ा सा गवर्नमेंट में ये डिफरेंस, जो गवर्नमेंट सैलरीज हैं उसमें गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि इस इनकम डिस्पैरिटी को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश। गवर्नमेंट में तो इनकम डिस्पैरिटी बिटवीन द हाईएस्ट पेड, लेट्स से बिटवीन कैबिनेट सेक्रेटरी एंड बिटवीन द लोएस्ट पेड जो क्लास 4 एम्प्लॉय है, उसके बीच में डिफरेंसेस बहुत कम है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स, एंड ऑल्सो दे ऑल गेट एन एनुअल इंक्रीमेंट एंड और भी सुविधाएं लिंक्ड टू इन्फ्लेशन, इट्स लिंक्ड टू इन्फ्लेशन और सुविधाएं हैं। हाँ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो ये वेज डिस्पैरिटी शॉकिंगली हाई है। और मैं यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के मैनेजर्स या एग्जीक्यूटिव्स को अगर उनको हायर सैलरी मिल रही है तो उसके बिल्कुल भी कतई भी खिलाफ नहीं हूँ। मेरा यहाँ पर जो इशारा है वो जो टॉप लेवल जो अर्नर्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, लाइक CEOs एंड चेयरमैन, उनके जो कॉम्पेंसेशंस हैं वो तो दे आर शॉकिंग, दे आर लाइक अ, इफ आई मे यूज द वर्ड, स्कैम। क्योंकि कई दफ़ा देखा है कि बहुत अखबारों में निकला है कि बहुत सी बड़ी कंपनियों के CEOs और चेयरमैन ने अपने आप को जो कॉम्पेंसेशन दिया इन टर्म्स ऑफ सैलरी एंड बोनस एंड शेयर्स, वो लगभग 300 करोड़ पर ईयर या करीब 500 करोड़ पर ईयर। सो ऑल दिस इज रियली वेरी वेरी शॉकिंग। मैं फिर ये बात कहना चाहती हूँ कि मैं किसी की इनकम जनरेशन या सैलरी की, अच्छी सैलरी कमाने के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ बात इस बात की कर रहे हैं कि किसी भी देश में इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटीज होना इज अ सिग्नल ऑफ फ्यूचर अनरेस्ट। और हमारा ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया?
क्योंकि हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, उसके पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन हम दूसरी चीज़ों के अंदर व्यस्त हैं, हम पॉलिटिकल डिफरेंसेस में व्यस्त हैं, हम रिलीजियस डिफरेंसेस में व्यस्त हैं, लेकिन जो चीज़ हमारी ग्रोथ को पीछे रोक रही है, पीछे खींच रही है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, इसमें इनफैक्ट हालांकि वो इस सब्जेक्ट, इस बार के सब्जेक्ट का मैटर नहीं है, बट देर इज ऑल्सो समथिंग दैट इज़ वेरी क्लोजली लिंक्ड विद दिस, एंड दिस इज़ द एंटायर थॉट ऑफ एंटाइटलमेंट। कि भाई क्योंकि मैं एक हायर इनकम ग्रुप वाला हूँ, या मेरे पास इतने पैसे हैं, या घर के बाहर एक 4 व्हीलर खड़ा है, तो मेरी एक एंटाइटलमेंट है कि जो मेरे पास घर पे काम करने वाला आदमी आता है, वो सुबह 6 बजे से आके मुझे सुबह का चाय का प्याला देगा, और रात जब तक मैं भोजन करके नहीं सोने वाली होंगी तब तक वो घर से बाहर नहीं जाएगा। हाँ, ये आपने जो एंटाइटलमेंट वर्ड यूज़ किया, ये बिल्कुल सही है। क्यों? इसका अर्थ ये है कि जो इनकम इनइक्वालिटी है वो एक सोशल बिहेवियर को जन्म दे रही है। Yes. और जो हायर इनकम ग्रुप वाला है, ही एक्सपेक्ट्स अ डिफरेंट सोशल ट्रीटमेंट from the person who is a low earner. Which is why I had said earlier also, जो religious and political differences हैं वो भी इनकम से हाईलाइट होते हैं ज़्यादा। तो सुनने वाले ये तो पूछेंगे कि भाई इसको सॉल्व कैसे किया जाए, आफ्टर ऑल 75 साल हो गए, तो कुछ सॉल्व तो खैर हम नहीं कर सकते, बट कुछ आइडियाज तो जरूर दे सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। मैंने तो पहले ही कहा कि इस तरफ हमारा ध्यान क्यों नहीं गया अभी तक, इतना बड़ा ये एलिफेंट इन द रूम है। अब आप देखिए कि हमने हर ऑर्गेनाइज सेक्टर में, हर सेक्टर के लिए हमने पे कमीशंस बनाए। देयर इज अ पे कमीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स, फॉर डिफेंस फोर्सेस, देयर इज अ पे कमीशन फॉर बैंकर्स, देयर इज अ वेज कमीशन फॉर जर्नलिस्ट। लेकिन इतना बड़ा जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो लो एज वर्नर्स का सेक्टर है, उसके लिए हमने अभी तक कभी कोई वेज कमीशन नहीं बनाया। हम मिनिमम वेज एक डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन उस मिनिमम वेज को हमने कभी कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं सोचा कि वो मिनिमम वेज कम है, ज्यादा है, ठीक है। And it does not cover the non-government areas to a very large extent. अनऑर्गेनाइज। अच्छा, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी अगर आप लो वेज अर्नर्स को देखें, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स हैं, Right. उनकी वेजेस भी बहुत कम है। तो हमारा पहला ये सुझाव है कि एक वेज कमीशन को अपॉइंट करना अत्यावश्यक है, जो सारी वेजेस को, जो सेक्टर्स हैं, लो वेज अर्नर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड इवन इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सारे डोमेस्टिक्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, अर्बन लेबरर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, इनके सारी वेजेस को कॉम्प्रिहेंसिवली देख के रिवाइज करें। इसमें मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल और यहाँ पे देना चाहूँगी, सिंगापुर का देना चाह रही हूँ, जस्ट बिकॉज टू शो कि आई थिंक इवन कुछ मिडल ईस्ट की भी कंट्रीज़ हैं जिसमें उन्होंने, अगर आपके घर में जो स्टाफ काम करता है, जो बच्चों के साथ हेल्प करता है या घर के अमूमन काम में हेल्प करते हैं, उनकी उन्होंने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ले डाउन किए हुए हैं। आप इतने से कम उनको तनख्वाह नहीं दे सकते, आप इतने से ज़्यादा घंटे पर डे उनसे काम नहीं ले सकते, और हफ्ते में 1 दिन छुट्टी देना अनिवार्य है। सो इफ़ यू हैव मेड मे बी वर्किंग इन द हाउस इन सिंगापुर, आप केवल 6 ही दिन उनसे काम ले सकते हैं, 7वें दिन आपको अंडर लॉ उनको छुट्टी देनी ज़रूरी है। सो वी इन इंडिया नेवर थिंक कि जो हमारे यहाँ काम करते हैं बेचारे, वो 7 दिन पूरा दिन आपके साथ लगे रहते हैं बिना किसी छुट्टी के एक्सपेक्टेशन के। अब आपने बिना कहे ही वो बात कह दी जो मैं आगे कहना चाह रहा था, कि जैसे हमारे यहाँ जो मिनिमम वेज है, भले ही वो कम है, लेकिन वो मिनिमम वेज भी एनफोर्स नहीं होती है। कौन देखने वाला है कि अगर जो मिनिमम वेज है, उस आपके यहाँ जो आदमी काम कर रहा है, या आपने जिस किसी को काम पे बुलाया है, या खेत में जो लेबरर काम कर रहा है, उसको मिनिमम वेज के हिसाब से पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, किसी को, ये हमारा एनफोर्समेंट है ही नहीं। तो इन मिनिमम वेजेस जो हैं वो इंक्रीज की जाएं, सारे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की और ऑर्गेनाइज लो वेज अर्नर्स की भी, ये तो अपने आप में इसेंशियल है ही, लेकिन ये सारा चीज़ जो है, इसको स्ट्रांगली एनफोर्स किया जाए, ये उससे भी ज़्यादा समटाइम्स आई थिंक कि क्योंकि कॉर्पोरेट्स की बात हुई थी, तो वी शुड ऑल्सो से कि ये जो बोर्ड्स हैं बैठते हैं कॉर्पोरेट की, दैट लुक एट द सैलरीज दैट आर गिवन टू द सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, मे बी समटाइम्स दे ऑल्सो नीड टू आस्क कि भाई शेयर होल्डर्स नीड टू आस्क कि आपने खुद को तो अपनी इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें दे दी हैं, आपने जो लोअर तबका के लोग हैं, जो आपके बॉटम लोएस्ट रंग ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आप कितनी तनख्वाह दें। उसके अंदर क्या है कि लूप होल्स हैं,
कि ऐसा नहीं है कि CEOs और एटसेट्रा की सैलरी के ऊपर गवर्नमेंट ने एक लिमिट बना रखी है। हाँ, उसके बियॉन्ड जो है आप एक्सप्लेनेशन देने के बाद ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन सैलरी के बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें हैं। There are other ways of rewarding yourself। Yes। जी। अच्छा, दूसरा ज़रूरी चीज़ जो हम लोगों ने अपने पिछले एपिसोड्स में भी इसकी बात की है कि रूरल वर्कर्स और अर्बन वर्कर्स के लिए एक इकोनॉमिक सेफ्टी नेट होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ तीसरी बात कि केवल इकोनॉमिक सेफ्टी नेट ही नहीं, बल्कि इन सारे लोगों को हेल्थ केयर और एजुकेशन की फ्री एक्सेस होनी चाहिए। टेक्निकली फ्री तो है, बट द प्रॉब्लम इज कि बिकॉज इन दोनों सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने ही कम किया है, तो क्वालिटी जो है वो बहुत पुअर है। हाँ जी। लास्टली, हाँ, पिछले कई सालों से सभी देशों में एक बात चली है कि प्रति व्यक्ति को, हर सिटीजन को जो है वो एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम दी जाए, इनइक्वालिटी रिड्यूस करने के लिए। उसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर इस पे डिस्कशन हो रहा है। लेकिन इसमें बहुत से इसके खिलाफ भी बहुत से आर्गुमेंट्स आए हैं, और सबसे बड़ा आर्गुमेंट तो ये है कि अगर किसी को घर बैठे ही बिना कुछ काम किए मिलेगा तो फिर उसको कोई इंसेंटिव क्या है काम करने के लिए। तो उसका एक दूसरा बहुत अच्छा सुझाव जो है वो आया है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम ना सही, लेकिन जो इनकम टैक्स है वो एक सर्टेन थ्रेशहोल्ड तक नेगेटिव इनकम टैक्स हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी सैलरी, अगर आपकी इनकम बहुत कम है, तो आपको स्टेट जो है वो बजाय आपसे इनकम टैक्स काटने के आपको सपोर्ट करेगा। बट दीज आर सम थॉट्स दैट वी हैव, एंड इस पे चर्चा होगी अगर हायर लेवल पे, तो बहुत अच्छा होगा। अब अंत में, बिफोर आई आस्क यू मुकेश के कोई अच्छा सा गाना सुना दे सुनने वालों को, मैं अपने सुनने वालों से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये हमारा 10वां एपिसोड है, और हम इसके बाद थोड़े दिन का ब्रेक लेना चाहते हैं, और इस पे आप लोगों के सुझाव सिने इंक की वेबसाइट पे अगर आप भेजना चाहें तो अच्छा लगेगा कि हाउ डू यू थिंक वी शुड टेक दिस फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लेवल। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर शेयर करिएगा, वी वुड बी वेरी हैप्पी। और अब मुकेश कुछ चलते अच्छा से सुना। इसी के साथ मैं ये कुछ लाइनें आपको गा के सुनाता हूँ। सुखन दर्द का अब कहा जाए ना, सुखन दर्द का अब कहा जाए ना, सुखन दर्द का अब कहा जाए ना, कहा जाए भी तो सुना जाए ना, सुखन दर्द का अब कहा जाए ना। हवाओं में क्या जहर घोला गया, हवाओं में क्या जहर घोला गया, जहर घोला गया, कि अब सांस भी तो लिया जाए ना, सुखन दर्द का अब कहा जाए ना। वो क्या दोस्त थे अब जो दुश्मन हुए, वो क्या दोस्त थे अब जो दुश्मन हुए, अब जो दुश्मन हुए, मगर नाम उनका लिया जाए ना, सुखन दर्द का अब कहा जाए ना। मैं जिस शहर के गीत गाता रहा, मैं जिस शहर के गीत गाता रहा, गीत गाता रहा, अब उस शहर में क्यों रहा जाए ना, सुखन दर्द का अब कहा जाए ना, कहा जाए भी तो
सुना जाए ना सुखन दर्द का अब कहा जाए ना। अभी आप सुन रहे थे सिने इंक पॉडकास्ट सीरीज लवलीन मुकेश, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के दो बेहद अनुभवी फॉर्मर ऑफिसर्स, वाइफ एंड हस्बैंड हो लवलीन कक्कड़ और मुकेश कक्कड़ की एक दूसरे के साथ बातचीत। ये सीरीज दुनिया के सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी मौजूद है। प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineink.com।